यदि आप अंतरिक्ष विज्ञान में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि नवंबर में एक इंटरस्टेलर जो एक ऑब्जेक्ट है वो उसके आने की संभावना है। इवन कुछ साइंटिस्ट भी इसके बारे में इस तरह का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि शायद ये कोई एलियन शिप हो। Astronomers are tracking a newly spotted visitor to our solar system. A group of scientists just published a paper about how to scientifically study UFOs, and they've done their own field work to show how it's done. Alien life, alien tech, alien. यदि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट है तो इससे हमें किस तरह से खतरा हो सकता है, तो मैं एकदम क्लियर आज आपके सामने एक इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये है क्या और क्या संभावनाएं इसकी पृथ्वी से टकराने की है और क्या हमको इसके बारे में जानना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आया हूँ। आमतौर पर जो हम वीडियो बनाते हैं या इस चैनल पर जो आपको दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं आपकी नीट जेईई प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ रहता है या फिर केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ रहता है, परंतु आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, और क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये बिल्कुल हमारा जो है वो एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह की कोई भी चीज़ जो हो रही है या जिसके बारे में थोड़ा एक जानना ज़रूरी है वो आप तक ज़रूर पहुँचाएं। तो थोड़ा सा हटकर आज का वीडियो होने वाला है। ये जो मेरे पीछे आपको एक ब्राइट सा डॉट दिखाई दे रहा है, ये इन दिनों बहुत ही चर्चा का विषय है। यदि आप अंतरिक्ष विज्ञान में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि नवंबर में एक जो है इंटरस्टेलर जो एक ऑब्जेक्ट है वो उसके आने की संभावना है, जिसके बारे में तरह तरह के प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं। इवन कुछ साइंटिस्ट भी इसके बारे में इस तरह का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि शायद ये कोई एलियन शिप हो, एलियन स्पेसक्राफ्ट ही हो सकता है। तो हम जानेंगे कि ये एक्चुअली में क्या है। यदि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट है तो इससे हमें किस तरह से खतरा हो सकता है। यदि एक सिंपल कॉमेट है तो भी क्या वो पृथ्वी से टकरा सकता है, क्या उसके टकराने से पृथ्वी के जो जैसा कि मतलब इस तरह के थंबनेल वाली वीडियो भी आप देखेंगे कि पृथ्वी का अंत हो रहा है नवंबर में, इस तरह की बातें, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी यदि आप जो है अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं। वैसे धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें आ जाएंगी और इस पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो है वो आपको बहुत ही जो है मसालेदार वीडियो बनाते हुए दिखाई देंगे। तो मैं एकदम क्लियर आज आपके सामने एक इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये है क्या और क्या संभावनाएं इसकी पृथ्वी से टकराने की है और क्या हमको इसके बारे में जानना चाहिए। तो बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है वो फिलहाल इस तरीके का जो दिखाई दे रहा है, इसके और हम डिटेल बात करेंगे। ये एक हमारे जो सौरमंडल है उससे बाहर का ऑब्जेक्ट है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, इसीलिए हमारा इतना इंटरेस्ट इसमें जागता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम से इस तरह के कॉमेट या एस्टेरॉइड आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, सबसे पहले मैं चीज़ों को बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि एक जटिल विज्ञान आपको ईजी लैंग्वेज में समझ आ सके। तो अब आपका प्रश्न सबसे पहले ये होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इंटरस्टेलर है, मतलब ये हमारे सौरमंडल का नहीं है, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ। तो बच्चों, कुछ जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का है या नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पहला ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है और हमारे सोलर सिस्टम में एंटर किया है। इससे पहले दो ऑब्जेक्ट और थे जो कि इंटरस्टेलर थे, हमारे सोलर सिस्टम के नहीं थे और हमारे सोलर सिस्टम में वो आए और आकर चले गए। उनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ये सीखते हैं कि कैसे मालूम चलता है कि ये एक इंटरस्टेलर है, फिर मैं धीरे धीरे इस चीज़ पर भी आऊँगा कि ये आखिर है क्या। तो देखिए बच्चों, इंटरस्टेलर होने का पता चलना बेसिकली जो है ना वो एक ट्रेजेक्टरी बेस्ड मामला होता है। आप जानते हैं कि कोई भी पिंड यदि घूम रहा है तो कोई ना कोई ट्रेजेक्टरी उसकी होती है। उस ट्रेजेक्टरी के लिए एक हम टर्म डिफाइन करते हैं, इसेंट्रिसिटी। ये जो इसेंट्रिसिटी है वह इस ऑब्जेक्ट की इस तरीके की है कि हम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि भाई ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल भी आएगा कि सर ये इसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो देखो, इसेंट्रिसिटी ये जो टर्म है
इसका मतलब होता है सर्कुलर ना होना। आप जानते हैं कि ये जो है ना, यह जो मैं बना रहा हूं वो सर्कुलर पाथ है ना, हालांकि पूरा सर्कुलर नहीं बना है पर मान लेते हैं। और यदि इसेंट्रिसिटी नहीं है तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है, आप जिसको एलिप्स बोल सकते हैं, ये हाइपरबोला फॉर्म में हो सकता है, पैराबोला फॉर्म में हो सकता है। तो इसेंट्रिसिटी से ये पता चलता है कि कोई सब्सटेंस जो है वह आपका अपने सोलर सिस्टम का है कि नहीं है। तो देखिए इसेंट्रिसिटी से कैसे मालूम चलता है, यदि इसेंट्रिसिटी 0 है तो उसका मतलब होता है कि वो पाथ सर्कल है। अभी मैं आऊंगा कि इंटरस्टेलर, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। यदि इस E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसे इलिप्स पाथ माना जाता है। यदि ये वैल्यू 1 है तो उसे पैराबोला, मैथ्स वालों को तो बहुत अच्छे से पता ही होता है। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तब ये हाइपरबोला कहा जाता है। और जब हाइपरबोला ट्रेजेक्टरी वाला कोई सब्सटेंस है तो वह मान के चलिए कि वो इंटरस्टेलर है, वो हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं। यानी जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, मतलब उसका पाथ जो है वो इस प्रकार का है कि वो सन के ग्रेविटी फील्ड से प्रभावित ही नहीं हो रहा, वो उसके ग्रेविटेशन से खींच ही नहीं रहा, तब उस तरह के पिंड को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के पिंड को ही हम इंटरस्टेलर बोलते हैं। ये जैसे मैंने इस एक चित्र में दिखाया है कि ये सब चीजें क्या होती हैं। देखो ये सर्कुलर पाथ होता है, ये इलिप्स होता है, ये आपका पैराबोला और ये आपका हाइपरबोला। यानी कि इस तरह की ट्रेजेक्टरी जो दिखाता है ये इस तरह की, वो आपका हमारे सोलर सिस्टम का नहीं होता है। ज्यादातर हमारे जो प्लैनेट्स हैं उन सब की एसेंट्रिसिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में है। सर्कुलर पाथ में तो वो भी नहीं घूम रहे हैं, लेकिन वो 0 से 1 के बीच में घूमते हैं। जैसे ये 1 से ऊपर चला जाएगा, ये जो पाथ है वो 100% हो जाएगा आपका इस तरीके का। और इस तरह के पाथ को, ये जो हाइपरबोला पाथ है, वो सन के चारों ओर, हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले किसी भी सब्सटेंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ये पाथ अपनाए। मैं चीजों को फिर क्लियर कर रहा हूं। इसेंट्रिसिटी से हमको पता चलता है, ट्रेजेक्टरी उसकी जो है उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, इससे हमें पता चलता है कि वह हमारे सोलर सिस्टम का है कि नहीं। यदि ये इसेंट्रिसिटी 1 से ऊपर होती है तो इसका सीधा तात्पर्य है कि वह हमारे सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वह हमारे सूर्य के चक्कर नहीं लगा रहा है, वो एंटर करके चला जाएगा, वो पुनः वापिस कभी लौट कर नहीं आएगा, मान के चलिए। तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसकी इसेंट्रिसिटी 6 से भी ऊपर है, इट इज मोर देन 6। अब मोर देन 6 होना यह स्पष्ट बताता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्टिकल तो नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम की वस्तु नहीं है। ये आ तो दूसरे सोलर सिस्टम से रही है, क्योंकि इससे पहले जो दूसरे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट मिले थे उनकी इसेंट्रिसिटी इससे भी कम थी, लगभग एक की तो 1 पॉइंट समथिंग की थी, दूसरी की 3 पॉइंट समथिंग थी। तब भी वो गारंटीड थे कि वो हमारे सोलर सिस्टम के नहीं है, क्योंकि 1 से ऊपर वाले, तो आप सोचिए खुद ही कि ये सूरज के चारों ओर इस तरह से कोई चक्कर कैसे लगा पाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये बात तो हो ही नहीं सकता है। वो तो लौट के कहां से आएगा, फिर इतनी डिस्टेंस होगी कि वो कवर ही नहीं हो रही। यानी कि ये वाला जो पाथ है ना, ये अपना रहा कोई, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आएंगे हमारे सोलर सिस्टम में, इस तरह से ये निकल जाएंगे। तो उम्मीद है ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हम जिस ऑब्जेक्ट से फिलहाल डील कर रहे हैं वह इंटरस्टेलर नहीं है, क्योंकि उनकी इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है, हाइपरबोलिक उनका पाथ है, और वो हमारे सोलर सिस्टम का भाग हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब तक इससे पहले 2 ऑब्जेक्ट और हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। यदि आपको पता हो उनके बारे में भी जो है वो बहुत जबरदस्त चीज जानने को मिलती है। ये हमारा फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, बहुत ही शानदार नाम इसको दिया गया था, ओमुमुआ। बेसिकली हवाई वर्ड है ये, क्योंकि जो टेलीस्कोप है वो वहां सिचुएटेड है, तो उनसे देखे जाते हैं, उस हिसाब से ये जो टर्म है 2017 के अंदर, 2017 में ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये जो हल्का सा ब्राइट रेडिश टाइप का स्पॉट है, ये स्पॉट सबसे पहले 2017 में, देखो उससे पहले भी आए होंगे लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना पता करने की। तो 2017 में ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने देखा और बताया कि ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसको लोगों ने कुछ इस तरीके का दिखाया, ये कोई इसकी फाइनल पिक्चर नहीं है पर अंदाजा लगाया गया है कि ये इस तरह का ऑब्जेक्ट था। लगभग देख रहे होंगे कि ये जो है वो एक चपटा जो है स्पेसक्राफ्ट की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये कॉमेट नहीं था।
सर इंटरस्टेलर सब्सटेंस है तो वो कॉमेट भी हो सकता है। कॉमेट क्या होता है भाई? कॉमेट बेसिकली आइस का बना हुआ एक गोला होता है जो जब सूरज के पास से निकलता है तो उसकी आइस पिघल जाती है, उसकी वजह से उसकी पूंछ बनती है। आपने ये बात जानी होगी, हेली कॉमेट के बारे में सुना होगा। वो इस तरह से जब गुजरता है तो पीछे से पूंछ दिखाई देती है, क्योंकि बेसिकली आइस के बने हुए गोले होते हैं। दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं अंतरिक्ष विज्ञान में, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स। एस्टेरॉइड रॉकी मटेरियल होते हैं, चट्टान के बने हुए होते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है वहां से आते हैं, मतलब वो चट्टाने हैं कुल मिलाकर के। कॉमेट भी कुछ इस तरह के, पर ये ठंडे जगह से आ रहे हैं, ये आइस के बने हुए गोले हैं। तो ये जो सब्सटेंस था, जो सबसे पहले इंटरस्टेलर सब्सटेंस की तरह ऑब्जेक्ट हुआ था, इसमें कोई पूंछ नहीं थी, इसमें किसी तरह की कोई गैसेज रिलीज नहीं हो रही थी, यानी ये लगभग तय था कि यह कोई कॉमेट भी नहीं है या कोई एस्टेरॉइड भी नहीं है। तो इसके बारे में आज भी कंफ्यूजन है। बहुत से साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये बेसिकली एक स्पेसक्राफ्ट था, क्योंकि देखिए यदि ये कॉमेट होता तो उसकी पूंछ होती, या रॉकी मटेरियल होता तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से पता कर लेते, पर इसके ऐसे कोई संकेत हमको नहीं मिले थे। 2017 में ये हमारे सोलर सिस्टम में आया और बाहर चला गया, और हम इसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये एक स्पेसक्राफ्ट रहा होगा, या फिर ये एक ऐसा सब्सटेंस रहा होगा जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारे नॉन ऑब्जेक्ट में से ये कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वैज्ञानिक इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं कर पाए थे। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, और इंटरेस्टिंगली आज भी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मे बी पॉसिबल ये एक स्पेसक्राफ्ट रहा हो, क्योंकि इसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके की थी जैसे कोई पीछे से इसे पुश कर रहा है। तो ये तो तय बात है कि कॉमेट इस तरह से मूव नहीं करते, एस्टेरॉइड इस तरह से मूव नहीं करते। पीछे से पुश करना जैसे कोई इंजन चल रहा हो, जैसे हमारी कार को कोई पुश करता है ना, उस तरह से इसकी मूवमेंट थी। तो हो सकता है कि ये कोई क्राफ्ट रहा हो, पर ये बहुत पुरानी बात हो गई। उसमें उस समय शायद उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आज से 8 साल पहले की बात है। ज़्यादा हम इसके बारे में पता नहीं कर पाए। उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्ट आया, दिस इज 2I बोरिसन, ये वाला सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ये हमारा इंटरस्टेलर सेकेंड ऑब्जेक्ट जो डिटेक्ट हुआ 2019 में, पर ये बेसिकली एक कॉमेट था। आप देख रहे होंगे गौर से कि इस पिक्चर में इसके पीछे एक टेल भी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये कॉमेट था। इंटरस्टेलर इसलिए क्योंकि हमारे सोलर मंडल के से पार्ट से नहीं आया, बाहर से आया था, पर था कुल मिलाकर के वही आईसी सब्सटेंस। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट देखा गया था उसके बारे में कहीं कोई शक नहीं है कि ये कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं था। फर्स्ट वाला 2017 वाला 100% अभी भी लोगों को डाउट है। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट जो है वह अलग अलग बातें कहते हैं, है ना। एवी लोब करके एक साइंटिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फिजिसिस्ट है, उनने तो जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था ओमुआ को पूरी तरह से माना था कि ये स्पेसक्राफ्ट ही है। और आज के जो थर्ड जिसके बारे में मैं बात करने आया हूँ, 3I एटलस जिसको नाम दिया गया, उसके बारे में भी उनकी यही राय है। हम बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रोमांचक विषय बना हुआ है। दिस इज थर्ड ऑब्जेक्ट, जो कि अभी इस समय जो है वह जुपिटर से निकल चुका है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट वो बन चुका है। मतलब अभी हमारे सोलर सिस्टम में एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है। तो ये 3I एटलस इसको नाम दिया गया। बेटा ये जो थर्ड है वो तीसरा ऑब्जेक्ट होना बताता है, आई इंटरस्टेलर का बताता है, और एटलस जो है वो तो टेलीस्कोप है। एटलस बेसिकली 4 टेलीस्कोप का एक ग्रुप है जिससे इसे डिटेक्ट किया गया। तो ये नाम देने के पीछे कारण है, आई लग गया, इसका मतलब इंटरस्टेलर सब्जेक्ट है। आगे से ये डिसाइड कर लिया गया कि वो हमारे सोलर पैनल जो आपके पार्ट है ना, जो हमारे सोलर सिस्टम उसका पार्ट नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अब इसके बारे में क्या है सर, ये कॉमेट है या फिर ये स्पेसक्राफ्ट है, या इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? तो देखो, बहुत ज़्यादा लोगों में अभी एक राय नहीं है, क्योंकि इसके बारे में इतने डेटा कलेक्ट नहीं हो पाए। जैसा मैंने नाम लिया एबी लोबी, जो साइंटिस्ट जिसने पहले ओमुआ के बारे में ये बताया था कि वह स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, उनका ऐसा मानना है कि ये भी एक स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। हालांकि यहाँ पर नासा के बहुत से साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एक नॉर्मल कॉमेट है। तो 90% तक यह संभावना है, क्योंकि मैंने अलग अलग वैज्ञानिकों की इस बारे में राय देखी, तो वहाँ पर पाया गया कि कुछ वैज्ञानिकों को छोड़ दे तो ज़्यादातर का मानना है कि बेसिकली आईसी बॉडी है, और जैसे ही ये सूरज के पास में आएगा ये इसकी टेल भी बनेगी और इससे गैसेस भी जो है वो निकलने लग जाएगी। कहने का मतलब है कि इसको एक नॉर्मल कॉमेट माना जाना चाहिए। 10% लोगों का या साइंटिस्ट का अभी भी ये मानना है कि एक नॉर्मल कॉमेट नहीं है, क्योंकि इतने डेटा हमारे पास अभी क्लियर आए नहीं हैं। तो चलो मान लेते हैं कि ये बेसिकली कोई स्पेसक्राफ्ट तो नहीं है, ऐसा हमने जितना जाना उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ। पर क्या ये हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है?
जैसा कि हल्ला मचाया जा रहा है कि नवंबर में पृथ्वी का अंत हो जाएगा, ऐसा भी कुछ वीडियो आपको दिखाई देंगे। तो उसके बारे में जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्या सर ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, ये जो डायमीटर है इसका लगभग 11 किलोमीटर के आसपास का मानते हैं, मतलब 10 से 20 के बीच में रेंज बताई जा रही है। जो एस्टेरॉइड टकराया था हमारी पृथ्वी से और जिससे डायनासोर का अंत हो गया था, उससे लगभग दुगने साइज का है। तो ये तो तय बात है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यदि पृथ्वी से टकरा जाता है तो मुझे लगता नहीं कि दिसंबर में हमारे पास इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मौका रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारी पृथ्वी से टकराएगा कि नहीं टकराएगा। तो बच्चों देखते हैं कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो किस प्रकार की। देखो ये एक सोलर सिस्टम हमारा, मैंने जस्ट एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सन है, वीनस है, मरकरी, अर्थ है, तो ये मार्स है ना। ये एलिप्स रूप से चक्कर लगाना है। अब जो प्रिडिक्शन है इस बॉडी के बारे में, तीसरी बॉडी के बारे में, वो कुछ इस तरीके का देखिए। ये जुपिटर, ये जो सर्कल है वो मार्स का है, ये वो ऑब्जेक्ट है। दिस इज द 3i एटलस हम बोल सकते हैं। ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। ये हमारा अर्थ है। देखो ये मैं डॉट लगा रहा हूं, ये जो डॉट में लगा रहा हूं यहां पर, ये हमारा अर्थ है। ये अर्थ है। ये सन है सेंटर में, ऑब्वियसली सन ही होगा सेंटर में, तो ये अर्थ है और ये मार्स है। यानी कि ये जब गुजरेगा तो मार्स के सबसे निकट से गुजरेगा और हमारी अर्थ से ये काफी दूरी से गुजरने वाला है। यदि इसकी ट्रेजेक्टरी इसी, आप देख रहे हैं हाइपरबोलिक है, इस तरीके से आएगा, आ चुका है एक्चुअली, ये जुपिटर के पास में, जुपिटर के आसपास है, तो यहां से ये एंट्री करके इस तरीके से निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अर्थ से 1.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस से जाएगा। अब सर ये 1.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पास है कि दूर है? तो बेटा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है लगभग 10⁸ किलोमीटर। तो आप समझ सकते हो कि 10⁸ किलोमीटर दूरी से जाना, उससे भी ज़्यादा दूरी से जाना, इसका मतलब ये संभावना 99.9% संभावना है कि ये हमारी पृथ्वी के आसपास भी नहीं आने वाला है। अब देखिए किसी भी कारण से यदि इसकी ट्रेजेक्टरी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती, जो कि बहुत मुश्किल है, इतने बड़े पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी आप चेंज कर सको, पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी यदि ये बदलती है तो कुछ संभावना बनती है, इसलिए 0.1% मैंने रखा है। बाकी 99.9% यह कन्फर्म बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी से गुजरेगा। इवन जब ये गुजरेगा तो सन के अपोजिट, इसलिए हमें जो है वो पृथ्वी से दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन साइंटिस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है, तो ये जरूर इसके पर रिसर्च करना चाहेंगे। बट उम्मीद है कि यहाँ दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात तो ये कोई एलियन शिप है, इसकी संभावना मात्र 10% है। 90% संभावना इस बात की है कि एक नॉर्मल कॉमेट है। 10% की पॉसिबिलिटी पर भी वीडियो तो बनाए जा सकते हैं, इसलिए लोग बना रहे हैं, और कुछ वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है, तो उनका सपोर्ट भी उनको मिल जा रहा है। जो बहुत फेमस वैज्ञानिक है उनके भी सपोर्ट इसमें मिल रहा है, पर ज़्यादातर नासा के साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते। दूसरी चीज़, ये हमारी पृथ्वी से टकराएगा नहीं, तो ऐसा कोई वीडियो दिखे, ऐसा कोई थंबनेल दिखे जिसमें जो है नवंबर में अंत बता दिया गया हो, तो वही घबराना नहीं है। नीट जेई वाले बच्चों, उन्हें तैयारी छोड़नी नहीं है, तैयारी करते रहनी है। ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी से जाएगा, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज के इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको पता चला होगा कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रेजेक्टरी किस तरह से डिसाइड करती है कि इंटरस्टेलर है। इससे पहले क्या हमने ऐसा कोई चीज़ देखी है जो स्पेसक्राफ्ट कहला सके? तो बेटा ये थर्ड ऑब्जेक्ट का तो जो है वो डाउटफुल है, लेकिन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व हुआ था वो बिल्कुल ही कॉमेट नहीं था, एस्टेरॉइड नहीं था, तो उसकी संभावना जरूर थी कि वो स्पेसक्राफ्ट हो। इसकी संभावना बहुत कम है। हम आने वाले सभी एस्टेरॉइड्स पर, कॉमेट्स पर नज़र रखे हुए हैं अपने बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप की सहायता से कि पृथ्वी से पोटेंशियल टक्कर होने की संभावना कब है कब नहीं है। तो ये बिल्कुल भी उस लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है और तैयारी अपनी करते रहने हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी बच्चे आगे 2026 में, क्योंकि अब तो हम सेफ हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो ज़रूर इन कोर्सेज के द्वारा अपनी तैयारी करें। ज़रूर बच्चों बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। मैंने चीज़ों को सरल से सरल रखने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है, पर वो बहुत जटिल वैज्ञानिक भाषा में बात करते हैं जो आम लोगों के बस का नहीं होता है। तो मैंने बहुत सरलता से समझाने की कोशिश की है। तो ये प्रयास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और भी आगे बनाता रहूँगा।
क्योंकि मेरा अंतरिक्ष विज्ञान में भी रुचि है और ओवरऑल मैं साइंस की जो है स्टूडेंट होने के नाते मैं लगातार उसमें कुछ न कुछ जानने की कोशिश करता रहता हूँ। तो एक वीडियो जो आपके लिए मैं लाया हूँ वो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम और वीडियो इस तरह के बनाएंगे। फिलहाल हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।